हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर से एक नए सोच और तैयारी के साथ आज हम क्वेश्चन पेपर जो लाए हैं वो जून 2019 के अनुसार है। और हम जून 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कुछ नोट्स के आधार पर आगे पढ़ते चलेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि जून 2019 में आया हुआ था। भारत के राज्यों का शहरीकरण के बढ़ता हुआ स्तर में राज्यों का क्रम 2011 के अनुसार क्या है। तो हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने उनके अनुसार आंसर को सॉल्व आउट किया हो। तो जो प्रमुख शहरों का क्रम है वह इस प्रकार है। शीर्ष में गोवा का नंबर आता है, जिसका परसेंटेज शहरीकरण के अनुसार 62.2% है। दूसरा में मिजोरम का स्थान है, जिसका परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो 52.1% है शहरीकरण का आकार। तीसरा में तमिलनाडु, जिसका क्षेत्रफल परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो 48.4% आता है। चौथा नंबर में केरल, जिसका आकार परसेंटेज के अनुसार 47.7% आता है। और आगे पाँचवा नंबर में देखा जाए तो 45.2% है। तो दोस्तों, अगर यदि इस तरह से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कुछ फेरबदल करके भी दे दिया जाए, तो अगर इस डेटा को हम प्रॉपर रखें तो हम उसे अपने ढंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार शहरीकरण के आधार पर ही और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 नगर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि जो क्वेश्चन हम पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बेसिस के आधार पर ही और किन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन को बना के पूछ दिया जाता है, तो उन्हीं के अनुसार हम और उसे डीपली स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ दिया जाए तो उसे हम सॉल्व आउट करके आ सके। तो ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 नगर। तो अगर यदि एग्जाम में हमें ऑप्शन 4 दे दिया जाए और उसमें छांटने के लिए बोल दिया जाए कि कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर है, या फलाने नंबर पे कौन सा शहर का स्थान आता है, जैसे कि दे दिया जाए कि दुनिया के 10 महानगरों में मुंबई का कितना स्थान है, तो हम इस डेटा से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मुंबई का स्थान यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, तीसरे नंबर में आता है। इस तरह अगर पूछा जाए 4 शहर महानगरों का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा नगर का स्थान सर्वप्रथम है, तो उसे भी इस डेटा के अनुसार आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे कि शंघाई, जो चीन का एक महत्वपूर्ण शहर है, इसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में एक नंबर पर रखा जाता है। इसका जनसंख्या 17.84 है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कराची है, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थान रखता है। और इसका जो परसेंटेज है जनसंख्या का, सॉरी दोस्तों, यहाँ का जो कराची का जनसंख्या है टोटल, वह 12.99 मिलियन है। जैसा कि अभी हमने बताया मुंबई का विश्व में तीसरा स्थान है और इसका जनसंख्या 12.48 है। चौथा नंबर का जो महानगर है वह बीजिंग, इसका जनसंख्या 11.72 है मिलियन है। इस तरह पाँचवा नंबर पे मॉस्को, जिसका जनसंख्या 11.55 है। छठा नंबर की बात की जाए तो साओ पालो, जो कि ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण नगर है, जिसका जनसंख्या 11
6.32 मिलियन के आसपास है। और 7वां नंबर की बात किया जाए तो तियानजिन, जो कि चीन का एक शहर नगर है, इसका जनसंख्या 11.09 है। 8वां नंबर की बात की जाए तो गुआंगझू, यह भी चीन का एक नगर है, जिसका जनसंख्या 11.07 है। आगे देखते हैं तो 9वां नंबर पे हमारा दिल्ली का स्थान आता है, जिसका जनसंख्या 11.01 मिलियन के आसपास है। अर्थात यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में दिल्ली का कितना स्थान है, तो उसे हम इस डाटा के अनुसार आराम से लिख सकते हैं कि 9वां स्थान है, या इनमें से 4 या 5 महानगरों को लिख दिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, और उसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में चुनने के लिए अगर यदि एग्जाम में दे दिया जाए तो हम इस डेटा के अनुसार आसानी से उसे कर सकते हैं। तो इसी तरह देखते हैं अगला पॉइंट। 10वां नंबर की जो नगर है वो सियोल, दक्षिण कोरिया का एक नगर है, उसका जनसंख्या 10.58 मिलियन के आसपास है। तो इसी तरह से आगे और देखते हैं हम, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। जैसे कि हमने लिखा है शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले संघीय राज्य। भारत के भूगोल के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन बना के आने के काफी चांसेस है। शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले संघीय राज्य, अर्थात जो संघीय राज्य हमारे देश में है, उनमें से अगर यदि क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि सर्वाधिक नगरीकरण या सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला संघीय राज्य कौन सा है, जबकि क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को पिछले बार एग्जाम में आ चुका था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ध्यान में रखते हुए इन सारे ऑप्शंस को, डाटा को लिखने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए देखते हैं शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले संघीय राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, सर्वप्रथम दिल्ली का स्थान आता है, जिसका नगरीकरण का परसेंटेज जो है 97.5 है। दूसरा स्थान पे चंडीगढ़ का आता है, जिसका परसेंटेज 97.3 है। तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप का आता है, जिसका परसेंटेज 78.1 परसेंटेज है। चौथा नंबर पे दमन व दीप आता है, जिसका परसेंटेज 75.2 है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब डाटा है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि आप पिछली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर को उठा के देखें तो यहाँ से कितने बार क्वेश्चन बना के पूछ दिए जाते हैं। इस तरह आगे देखते हैं, एक और हमने बनाने की कोशिश किया है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से शीर्ष नगरीय जनसंख्या। ध्यान रहे दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन इसमें संघ राज्य की बात कर रहे थे और यहाँ संघ राज्य की बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी शीर्ष नगरीय जनसंख्या का ही बात किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम अगर यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो कि संघ राज्य नहीं है, तो उसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्थान पहला आता है, जिसका जनसंख्या कुछ 5,08,18,259 व्यक्ति है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, जिसका जनसंख्या 4,44,95,63 व्यक्ति है। तीसरा नंबर पे शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाला राज्य का नाम लिया जाए, तमिलनाडु का स्थान आता है, जहाँ पे 3,49,17,440 व्यक्ति है। और चौथा नंबर पे बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, जिसका 2,90,93,002 व्यक्ति पॉपुलेशन है। और पांचवा नंबर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का आता है, जहाँ पे 2,82,19,775 व्यक्ति निवास करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, ये जो डाटा हमने बताया आपको, ये सिर्फ नगरीय जनसंख्या का डाटा है, न कि पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का। सिर्फ ये नगरीय जनसंख्या का डाटा है कि महाराष्ट्र में जो नगरों में बसने वाले लोगों की संख्या है वो इतना करोड़ के आसपास है।
इस तरह उत्तर प्रदेश में नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 4,44,95,063 व्यक्ति के आसपास है। तो इस तरह से इसे अगर यदि याद कर लिया जाए तो एग्जाम में अगर यदि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे दिए जाए तो उससे हम आसानी से अपने ढंग से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चतुर्थक क्रियाकलाप के उदाहरण, जैसा कि एग्जाम में दिया था जून 2019 में ही। चतुर्थक क्रियाकलाप के उदाहरण हमें ऑप्शन में दिया हुआ था बहुत सारे, उनमें से हमको फाइंड आउट करना था। चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, तो उसके लिए हमें अगर यदि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक क्रिया, जितने भी क्रिया आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्रियाकलाप का जो वर्गीकरण किया गया है, अगर उसे हम सही ढंग से याद कर ले तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत दे दिया जाए तो उसे हम न कर सके। तो चलिए हम उसे ही देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था चतुर्थक क्रियाकलाप का उदाहरण, देखिए चतुर्थक क्रिया का उदाहरण में आएगा चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय। और आगे देखें तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उसमें से कृषि कार्य, खनन, मत्स्यकरण, लकड़ी काटना, निर्माण कार्य आदि आते हैं। द्वितीय कार्य के अंतर्गत देखा जाए द्वितीय क्रिया तो विनिर्माण, विशेषीकृत खनन, पशुपालन इत्यादि आते हैं। इसी तरह तृतीय क्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो परिवहन, संचार, बैंकिंग और व्यापार आते हैं। और पंचम क्रिया के अंतर्गत अगर देखा जाए कौन कौन से कार्य आते हैं तो शोध, नवाचार, आईसीटी इत्यादि को लिया जा सकता है। ध्यान रहे हमारे क्वेश्चन में आया था चतुर्थक क्रियाकलाप का उदाहरण दीजिए, तो जो ऑप्शन था उसमें सेलेक्ट करना था, तो इसका ये होगा शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये सब चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसे अच्छा से अगर पांचों क्रियाओं को याद कर लिया जाए तो कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाए तो उसे हम आसानी से अपने ढंग से कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे एक दो बार पढ़ लिया जाए तो अच्छा से इसे हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, हिमनदी सरोवर के अचानक फटने से उत्पन्न बाढ़ को क्या कहते हैं? हमारे एग्जाम में आया हुआ था, तो हमने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखने की कोशिश किया है। तो ऐसे ही आया था, हिमनदी सरोवर के अचानक फटने से उत्पन्न बाढ़ को क्या कहते हैं? तो उसे हम GLOF ग्लोफ कहते हैं। तो इसे हम और किस नाम से, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न हिमोड़ और हिमरोधिका का विफल होना, इन झीलों के अचानक खाली होने से बड़ी मात्रा में पानी निकलता है और विनाशकारी ग्लेशियल झील के प्रकोप से बाढ़ अर्थात ग्लोफ फैलता है, जो तेजी से बढ़ रही हिमालयी आबादी के लिए सबसे अधिक प्रचारित या कहें तो फैलता जा रहा प्राकृतिक खतरों में से एक है। ध्यान रहे अभी तक 21 ग्लोफ का पता लगाया गया है, जिसमें से 10% ग्लोफ सिर्फ हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ग्लोफ क्या है। कहने का मतलब है बड़े बड़े जब हिमनद होते हैं और वो जब उष्मा और प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित होकर वो जब पिघल करके अचानक हिमरोधिकाओं के फटने के कारण वो आगे बाढ़ के रूप में आगे बढ़ना शुरू करती है। तो ऐसे ही घटना को हम लोग ग्लोफ कहते हैं। तो अगर यदि इसे अच्छा से इस ग्लोफ के बारे में याद रखा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दी जाए तो उसे हम अच्छे से ही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कौन से महाद्वीप में अधिकतम सदस्य देश शामिल था ओपेक में? अर्थात ओपेक क्या एक संस्था है
अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कौन सा महाद्वीप से अधिक सदस्य देश इस संगठन में शामिल था। तो इसका आंसर होगा एशिया, क्योंकि एशिया से ही इस संगठन में सर्वाधिक देश शामिल हुए थे। तो ध्यान रहे, इसे कुछ और देख लेते हैं ओपेक के बारे में। तो ओपेक जो है इसका स्थापना 10 से 14 सितंबर को 1960 में हुआ था और प्रभाव में यह जनवरी 1961 में आया था। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कौन से महाद्वीप से सर्वाधिक जनसंख्या इस ओपेक में शामिल है इस संगठन में, तो जैसा कि हमने आंसर भी दिखा एशिया से सर्वाधिक इसमें सदस्य शामिल है। उसमें से कुछ देश हैं जैसे इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब etc। और इस ओपेक का सदस्य देश है उसका कुल संख्या 14 देश है। इसमें 14 देश शामिल हैं अब तक। इसी सिलसिला में आगे भी हम देखते हैं सार्क के बारे में। पता नहीं अगर ओपेक से क्वेश्चन आया था तो नेक्स्ट टाइम सार्क के बारे में भी पूछ दिया जाए, या हो सके तो एशियान के बारे में भी दे दिया जाए, या हो सके तो EU अर्थात यूरोपीय संघ के बारे में क्वेश्चन दे दिया है। तो इन सभी को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं ताकि आने वाला एग्जाम को हम कवर कर सके। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा सार्क के बारे में। तो सार्क इसका फुल फॉर्म दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। इसकी स्थापना अर्थात सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है सार्क का वह काठमांडू में है। और इस संगठन के जो देश है उनमें से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इसी तरह से आगे देखते हैं, जैसे कि 2 हो गया ओपेक और सार्क है। तो और जो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है उनके अनुसार हम देखते हैं तो एशियान आता है और EU। तो एशियान के बारे में थोड़ा देखते हैं, सॉरी पहले EU के बारे में देखते हैं, यूरोपीय संघ के बारे में देखते हैं। यूरोपीय संघ इसमें कुल 28 या 27 के आसपास सदस्य देश शामिल है। और इसका स्थापना जो हुआ था वह 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है। और इसके जो प्रमुख देश हैं यूरोपीय संघ के उसमें से कुछ हैं, जिसे में देखिए फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, हॉलैंड, इटली, टर्की, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्वीडन इत्यादि। अब आगे देखते हैं एशियान के बारे में। एशियान भी हमारे सिलेबस में दे रखा है तो इसे भी देखना जरूरी है, पता ना नहीं अगले बार यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिए जाए। तो चलिए देखते हैं आसियान के बारे में थोड़ा सा। आसियान जैसा कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह। इसका स्थापना आसियान का 8 अगस्त 1967 को बेकांग घोषणा के द्वारा किया गया था। और इसके जो संस्थापक देश थे उसमें से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड थे। और इसमें कुल सदस्य देश 11 हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर यदि इन चारों संगठन में से किसी का भी इस तरह के क्वेश्चन दे दिया है तो इसे हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रदेश आधारित होते हैं। यह भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ इसके बारे में कार्यात्मक प्रदेश के बारे में एक अलग से हमने वीडियो बनाने के लिए सोचा है, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्यात्मक प्रदेश आधारित किन पर आधारित होते हैं? तो कार्यात्मक अर्थात कार्य संपादित हो, अर्थात वैसे प्रदेश जो एक दूसरे के कार्य पर आवागमन पर निर्भर करते हैं, वैसे प्रदेश को ही कार्यात्मक प्रदेश कहते हैं। जैसे कि यहाँ परिवहन, संचार आदि गति के साधन प्रमुख होते हैं, अर्थात आर्थिक कार्यों को बनाए रखने के लिए जिन जिन क्रियाकलापों को सहारा लिया जाता है और वैसे कार्य जिन प्रदेशों में अधिकांशता होता है संपन्न होते हैं, वैसे ही प्रदेश को आर्थिक या कार्यात्मक प्रदेश कहते हैं। जैसे कि किसी प्रदेश में परिवहन विशेष कार्य ज़्यादा होते हैं तो वैसे प्रदेश को हम कार्यात्मक प्रदेश कह सकते हैं। आगे
क्वेश्चन जैसा कि देखिए दिया हुआ था सार्क के बारे में कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन थे। तो उसमें जैसे कि मैं बताया था पहले अभी, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल थे। तो दोस्तों ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसका नेक्स्ट भाग आगे फिर से अपलोड करूँगा। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।